वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम विजयनगर का प्रशासन, उसकी अर्थव्यवस्था और समाज का जो विभिन्न आयाम था उस समय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट का, क्योंकि मध्यकालीन भारत का जो सबसे शक्तिशाली दक्षिणी साम्राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य था। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें उसकी प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी और किनके द्वारा की गई थी। तो हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। अब इस साम्राज्य में जो सीमाएं हैं, अस्थिर सीमा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय क्या होता था, राजा युद्ध करके अपने सीमाओं को बढ़ाते थे। तो इसलिए अस्थिर सीमाओं में जो अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग धार्मिक परंपरा मानने वाले लोग रहते थे। विजयनगर के प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक स्थिति इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, अब कैसी कैसी थी प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति, इसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रशासन के बारे में जानेंगे कि उस समय विजयनगर का प्रशासन कैसा था। तो विजयनगर साम्राज्य एवं केंद्रीकृत साम्राज्य था। विजयनगर जो साम्राज्य है वो क्या था, एक केंद्रीकृत राज्य था। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक स्वरूप अत्यधिक विकसित व समविभाजित के मूल्य में राजा था, जिसे राय के रूप में जाना जाता था। अब केंद्रीकृत राज्य था जिसमें क्या होता था, जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं उसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन रहेगा, राजा रहेगा। और वहाँ पे राजा को राय के रूप में जाना जाता था। राजा के चुनाव में राज्य के मंत्री एवं नायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजा का जो चुनाव होता था उसमें राज्य के जो मंत्री हैं और जो नायक होते थे, इससे भी रिलेटेड नायक अमर नायक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो जो नायक होते थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजा के राज्य अभिषेक के समय प्रजा पालन एवं निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। राजा को जब वो राज्य अभिषेक होता था तब क्या करना पड़ता था, प्रजा पालन और निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। राज्य अभिषेक के समय अनेक नायक, अधिकारियों एवं जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे। राज्य अभिषेक के समय क्या होता था, नायक, फिर अधिकारी और जो जनता के प्रतिनिधि होते थे वे शामिल होते थे, जनता भी शामिल होती थी। विजयनगर के राजाओं ने अपने व्यक्तिगत धर्म के बाद भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। विजयनगर के जो राजा थे उनका सबका अलग अलग धर्म था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अनुसरण किया। यद्यपि राजा निरंकुश था लेकिन बर्बर नहीं। राजा निरंकुश होते थे लेकिन वो एकदम बर्बर नहीं जो प्रजा पर अत्याचार करे। राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण हेतु व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं एवं धार्मिक संस्थाएं से जुड़ी जन समितियां व परिषद थी। अब राजा निरंकुशता जो हो सकता था, इसलिए उसके लिए क्या होता था, वो निरंकुशता काफ़ी हद तक बढ़ ना जाए, इसलिए उस पर भी नियंत्रण हेतु क्या किया गया था, व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी जन समिति और परिषद बना दी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उपमंत्री, विभागों के अध्यक्ष एवं राज्य के नज़दीकी संबंध, राजा के जो नज़दीकी संबंधी होते थे वे लोग मौजूद होते थे। इस परिषद में राजा नहीं होता था लेकिन क्या होता था, प्रधानमंत्री, मंत्री, उपमंत्री, विभागों का जो अध्यक्ष होता था, फिर राजा के जो नज़दीकी संबंधी लोग होते थे वो इन परिषदों और विभागों में रहते थे, समितियों में।
राजा के मंत्रिपरिषद में 20 सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद का मुख्य अधिकारी प्रधानमंत्री या प्रधान होता था। मंत्रिपरिषद का जो मुख्य अधिकारी वो प्रधानमंत्री होता था और इस परिषद में कुल 20 सदस्य रहते थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर केंद्र में दंडनायक नाम का उच्च अधिकारी होता था। यह प्रशासन का मुख्य और सेनाओं का नायक होता था। अब क्या होता था, केंद्र में एक दंडनायक नाम का अधिकारी होता था जो क्या था, प्रशासन का मुख्य और सेनाओं का नायक होता था। दंडनायक को न्यायाधीश, सेनापति, प्रशासनीय अधिकारी का कार्यभार सौंपा जाता था। अब दंडनायक को भी कुछ कुछ कार्य दिया गया था, जिसमें वो न्यायाधीश का कार्य करता था, सेनापति था वो, और प्रशासनीय अधिकारी का कार्यभार उससे सौंपा जाता था। वो इन तीनों का काम करता था। विजयनगर के प्रांतीय प्रशासन में साम्राज्य का विभाजन राज्य के मंडप में किया गया था। अब विजयनगर के जो प्रांतीय प्रशासन है उसमें साम्राज्य का जो विभाजन था वो राज्य या मंडप में किया गया। प्रांतों में दंडनायकों की नियुक्ति की जाती थी। जो प्रांत होते थे उसमें दंडनायकों की नियुक्ति होती थी। इन्हें सिक्कों को प्रसारित करने, नए कर लगाने, पुराने कर माफ करने एवं भूमिदान करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। जो राज्य में दंडनायकों को नियुक्त किया गया, इनके पास कुछ अधिकार भी इन्हें दी गई। ये सिक्कों को प्रसारित करते थे, नए कर लगा सकते थे, अगर किसी का पुराना कर है उसको माफ़ कर सकते थे, और भूमि किसी को दान कर सकते थे। इन सभी चीज़ों की स्वतंत्रता उनको दी गई थी। प्रांत में गवर्नर निर्धारित भू राजस्व का एक निर्धारित हिस्सा केंद्र सरकार को देना होता था। अब क्या था, प्रांत में गवर्नर निर्धारित जो भू राजस्व होता था वो इकट्ठा करके क्या करना पड़ता था, केंद्र सरकार को, यानी जो राजा है उनको देना पड़ता था। प्रांतों को मंडल, मंडल को कोट्टम, कोट्टम को नाडुओं और नाडुओं को मूलग्राम में विभाजित किया गया। अब देखिए कितने भागों में इसे बांटा गया। पहले तो एक साम्राज्य आता है, फिर साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में प्रांत में विभाजित किया गया। प्रांतों को फिर मंडल, मंडल को कोट्टम, कोट्टम को नाडुओं और नाडुओं को मूलग्राम में विभाजित किया गया। इतने छोटे छोटे इकाइयों में उस साम्राज्य की जो प्रशासनीय व्यवस्था थी उसको बांटा गया था। एक मूलग्राम में लगभग 50 गांव होते थे। अब मूलग्राम में भी क्या थे, 50 गांव आते थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो एक मूलग्राम में कितने गांव, तो 50 गांव। पुर या ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। पुर या फिर ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता था। तो इस तरह से यहाँ पे हमने विजयनगर के प्रशासन के बारे में जाना। इसके बाद हम आगे देखेंगे विजयनगर की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थव्यवस्था में भू राजस्व किसी भी साम्राज्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर भी भू राजस्व व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य में। शिष्ट नायक भूमिगत राज्य आय का मुख्य प्रमुख सबसे बड़ा स्रोत था। जो शिष्ट नायक होते थे, भूमिगत राज्य आय का प्रमुख और सबसे बड़ा स्रोत था। राजा उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूलता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में भूमि का व्यापक सर्वेक्षण किया गया, जिससे भूमि की उर्वरता के अनुसार कर का निर्धारण 1/3 से 1/6 भाग तक किया गया। जो राजा क्या करता था, उपज का जितना उपज हुआ उसके 6 भाग का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। कृष्णदेव राय के समय में क्या हुआ, इन भूमियों का एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कौन सी भूमि कितनी उर्वर है, उसमें कितनी फसल हो सकती है, इसका एक आंकड़ा तैयार किया गया और उस हिसाब से 1/3 से लेकर 1/6 भाग तक कर लिया जाता था। आय का एक अन्य स्रोत सिंचाई कर था। आय का और एक अन्य स्रोत क्या था, सिंचाई कर, जिसे तमिल प्रदेशों में दासबंदा कहा जाता था।
एक कर और लिया जाता था सिंचाई कर, और इसे दासबंदा कहा जाता था। ब्राह्मणों के अधिकार वाली भूमि से उपज का 1/20 भाग तथा मंदिरों की भूमि का 1/30 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। ब्राह्मणों के पास जो संपत्ति होती थी, जो जमीन होती थी, उस भूमि से जो उपज होता था उसका 1/20 भाग लिया जाता था, जबकि जो मंदिरों के पास भूमि थी उस भूमि में जो उपज होता था उसके 30 भाग का 1 भाग कर के रूप में लिया जाता था। राज्य कर दोनों ही रूपों में वसूला जाता था, राजस्व और नगद। ठीक है। विजयनगर की मुद्रा व्यवस्था में सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वराह था। विजयनगर की जो मुद्रा व्यवस्था थी उसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण सिक्का था, प्रसिद्ध सिक्का था, वो बड़ा सिक्का था। ये सोने की बनी थी और इसका वजन 52 ग्रेन का था। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। जो चांदी के छोटे छोटे सिक्के थे विजयनगर साम्राज्य में, उसे तार कहा जाता था। विजयनगर के संस्थापक हरिहर के स्वर्ण बड़ा सिक्कों में हनुमान और गरुड़ की आकृतियां अंकित थी। हरिहर ने क्या किया था, जो सिक्का चालू किया था बड़ा सिक्का, उसमें क्या हुआ था, हनुमान और एक तरफ गरुड़ की आकृति बनी हुई थी। अरावितु वंश के शासक विष्णु के उपासक थे, अतः उन्होंने सिक्कों पर शंख और चक्र अंकित कराया। वरा जो चक्र था उस पे तो हनुमान और गरुड़ की आकृतियां थी, लेकिन जब अराविडु वंश ने सिक्का जारी किया तो वो विष्णु के उपासक होने के कारण क्या किया, उन्होंने सिक्कों पर शंख और चक्र को अंकित करा दिया। इसके बाद हम देखेंगे विजयनगर की सामाजिक दशा। तो विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। विजयनगर साम्राज्य में क्या है, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्षत्रियों के बारे में विजयनगर साम्राज्य से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। क्षत्रियों के बारे में उतनी जानकारी विजयनगर साम्राज्य में हमें देखने को नहीं मिलती। ब्राह्मणों को अपराध के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण सबसे अच्छी सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इसलिए क्या हुआ, ब्राह्मण अगर कोई अपराध भी करते थे तो उनको कोई दंड नहीं दिया जाता था। मध्य वर्गीय लोगों में सेट्टियों और चेट्टियों का महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार का कार्य उन्हीं के द्वारा देखा जाता था। जो सेट्टी और चेट्टी लोग थे मध्य वर्गीय, उन्हीं के द्वारा व्यापार का कार्य देखा जाता था। व्यापार के अतिरिक्त लोग लिपिक एवं रेखा कार्य में निपुण होते थे। व्यापार के अलावा भी लोग क्या करते थे, लिपिक का और रेखा कार्य का कार्य करते थे। निम्न एवं छोटे ये समूह के अंतर्गत लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार, स्वर्णकार, धातुकर्मी एवं जुलाहे आते थे। जो निम्न और छोटा समूह आता है उसके अंतर्गत लोहार जो लोहे का काम करता था, बढ़ई लकड़ी का सामान बनाने वाला, मूर्तिकार, स्वर्णकार, धातुकर्मी और जुलाहे यानी जो जाल बनाने का काम करते थे, फिर आपका मछली पकड़ने का काम करते थे, वे लोग आते थे। फिर जुलाहों का काम क्या था, यहाँ पे मंदिर प्रशासन एवं स्थानीय घरों के आरोपण में सहयोग देना होता था। जुलाहे ये कार्य तो करते ही थे, साथ में क्या करते थे, मंदिर प्रशासन एवं स्थानीय घरों के आरोपण में सहयोग करते थे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। वहाँ पे क्या था, दास प्रथा प्रचलित थी। स्त्री और पुरुष दोनों दास बनाए जाते थे। मनुष्यों को खरीदा एवं बेचा जा सकता था। ऋण ना चुकाने पर ऋणी को दास बनना पड़ता था। अगर कोई किसी से ऋण लेता था और वो समय पर उसे नहीं चुकाता था तो उसको क्या होता था, दास बनाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी सम्मानजनक थी। संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर ही ऐसा एकमात्र साम्राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया था, यद्यपि उस समय में कुप्रथा विद्यमान थी। जितने भी भारतीय इतिहास में हम साम्राज्य देखते हैं उसमें विजयनगर साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जिसने स्त्रियों को काफ़ी सारे राजकीय पदों पर नियुक्त किया था, और उनका इससे हमें पता चलता उस समय स्त्रियों का कितना सम्मान उस साम्राज्य में दिया जाता था।
लेकिन क्या था, उस समय ऐसा नहीं था जो कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी। उस समय भी विजयनगर साम्राज्य में भी क्या थी, कुप्रथाएं विद्यमान थी, जैसे बाल विवाह, देवदासी एवं सती प्रथा आदि। राजा के दासी के रूप में स्त्री होती थी। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन नायक एवं राज परिवार तक ही सीमित था। अब क्या था यहाँ पे, उस समय कौन कौन सी कुप्रथाएं चालू थी, तो बाल विवाह, देवदासी, सती प्रथा आदि। राजा की जो दासी होती थी वो एक स्त्री ही होती थी। विजयनगर साम्राज्य में जो सती प्रथा देखने को मिलती थी ये सिर्फ नायकों और राज परिवार तक ही सीमित था। यानी ये जो सती प्रथा था राजा और नायकों के परिवारों में ही चलता था। विजयनगर के शासक शिक्षा को प्रत्यक्ष महत्व नहीं देते थे। ठीक है, विजयनगर के जो शासक थे वे शिक्षा को प्रत्यक्ष महत्व नहीं देते थे। हालांकि मंदिर, मठ एवं अग्रहाल मुख्य शिक्षा के केंद्र थे। शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन जो मंदिर थे, मठ थे और अग्रहाल थे ये शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता था। अग्रहालों में वैद्यों की शिक्षा दी जाती थी। तुलुक वंश शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। तुलुक वंश जो था उसने शिक्षा को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया था। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक एवं अभिनय का प्रचलन था। ठीक है, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या था, नाटक और अभिनय का प्रचलन था। शतरंज, जुआ एवं पासे के खेल के बारे में उल्लेख मिलता है। विजयनगर के साम्राज्य के इतिहास में शतरंज, जुआ और पासे के खेलों के बारे में उल्लेख मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय उस साम्राज्य के लोग इन सब खेलों को खेलते थे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में विजयनगर के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और उसकी सामाजिक स्थिति को देखा कैसा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। चाहे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।